एपिसोड की शुरुआत में क्लास का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें सुयू और वूबी दोनों का ही ध्यान क्लास में बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो नोवेल पढ़ने में लगे हुए थे। माओचोंग भी सुयू की नोवेल बुक उसके हाथ से छीनकर सोचने लगता है आज पहली बार ये सो नहीं रहा है, बल्कि क्लास में कुछ रीड कर रहा है। क्लास में वो लड़की झांग याओ भी बैठी हुई थी जिसने सुयू को प्रपोज किया था। वो बार बार सुयू और वूबी की तरफ ही देखे जा रही थी, पर इस बार इसलिए नहीं क्योंकि वो सुयू पर क्रश रखती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सुयू और वूबी को साथ में शिप करने लगी थी। यस, वो हमारी तरह एक बीएल फैन गर्ल बन गई थी। उन दोनों को साथ में देखने के लिए वो इतनी पागल हो रही थी कि उसने उन दोनों पर एक नोवेल भी लिख लिया था। वो उस नोवेल को देख ही रही थी कि तभी टीचर उसके हाथ से वो नोवेल छीन कर ले जाते हैं और अपने पास रख लेते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद दुओ सुयू और वूबी के पास पहुंच गई थी। सुयू की माँ भी वहां आई हुई थी जो दुओ को उन दोनों के साथ देख रही थी। वूबी कहता है दुओ, तुमने सुयू ब्रदर को गले लगाया और मुझे नहीं। सुयू कहता है और नहीं तो क्या, मैं उसे रोज स्टोरी जो सुनाता हूँ। तभी वूबी कहता है अच्छा, अगर मैं तुम्हें गिफ्ट दूँ फिर तुम मेरे गले लगोगी। वो भी उसके लिए एक स्टोरी बुक लेकर आया था जिसे देखते ही दुओ उसके गले लग जाती है। सुयू भी वूबी से पूछता है बुक स्टोर में ये बुक तो नहीं थी, फिर तुम्हें कहाँ से मिली। वो भी कहता है क्या तुम मुझे नहीं जानते, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सुयू की माँ घर जाने के बाद फिर से एक बार अकेला फील कर रही थी। वो वूबी के फादर से मैसेज करते हुए पूछती है आधी रात का समय हो गया है और वो कब तक वापस आएंगे। तो वूबी के फादर कहते हैं आज की रात मैं कंपनी में ही रुकूंगा। सुयू की माँ उन्हें गुड नाइट कहकर अकेले ही सो जाती है। अगले दिन उसकी सिस्टर उससे मिलने के लिए आती है। शाओसन ने अपनी बहन से मिस जाओ के बारे में पता लगाने के लिए कहा था। उसकी सिस्टर कहती है जाओली ने 9 साल पहले अपने एक्स हस्बैंड से शादी की थी जिससे उन्हें एक बेटी है, पर उसका एक्स हस्बैंड कई बार गलत कामों की वजह से जेल जा चुका है और अभी भी वो जेल में ही है। वो चोरी करता हुआ पकड़ा गया है और कुछ छोटे मोटे क्राइम्स भी उसने किए हैं। शाओसन कहती है इसका मतलब दुओ एक क्रिमिनल की बेटी है, क्या उसमें अपने बाप के भी कुछ लक्षण आए होंगे। तो उसकी बहन कहती है मैंने सुना है कि वो बचपन से ही अपने स्कूल में काफ़ी नॉटी रही है, पर बच्चों के लिए तो ऐसी हरकतें करना नॉर्मल ही है। शाओसन कहती है वूबी और सुयू दोनों ही उस छोटी लड़की को बहुत पसंद करते हैं। तो उसकी बहन कहती है वो तो करेंगे ही, क्योंकि झोली का घर तुम्हारे एक्स हस्बैंड के घर से काफ़ी पास में है। तुम्हारे एक्स हस्बैंड की फैमिली ने झोली की काफ़ी मदद की है। मुझे लगता है कि अगर तुम सुयू और वूबी से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हो तो तुम्हें ली दुओ के पास जाना चाहिए। बच्चों में इतनी समझदारी नहीं होती कि वो तुमसे झगड़ा करे, शायद वो तुम्हारा साथ दे और तुम्हें सुयू और वूबी के नज़दीक ला सके। शाओसन कहती है पर मैं एक छोटी बच्ची को कैसे मनाऊंगी। तुम्हें पता है कि मैंने कभी भी इतने छोटे बच्चों को हैंडल नहीं किया, स्पेशली गर्ल्स को। तो उसकी बहन कहती है बस उसे वो सारे गिफ्ट्स ला कर दो जो उसे पसंद है। जैसी फैमिली में वो रही है उसने कभी भी महंगे तोहफे नहीं देखे होंगे, तो उसके लिए बारबी जैसी ड्रेसेस ला कर दो और उसे प्रिंसेस जैसा फील कराओ। रात के वक्त सुयू दुओ को उसी स्टोरी बुक से कहानी सुना रहा था जो वो भी उसके लिए लेकर आया था। वो भी को कुछ क्वेश्चंस पूछने थे, पर जब वो आता है तो वो देखता है सुयू तो दुओ में ही बिजी था। वो भी सोचने लगता है शायद मुझे वो स्टोरी बुक लेकर ही नहीं आनी चाहिए थी। आधी रात के वक्त जब सुयू सो जाता है तो वो भी उसे जगाने के लिए आ जाता है। वो उसके कान पर बार बार हाथ मारते हुए कहता है जल्दी उठो। सुयू उससे कहता है इतनी सुबह सुबह क्यों। तो वो भी कहता है क्योंकि हम दोनों सेल्फ स्टडी करेंगे। तुमने कहा था ना कि मैं तुम पर अच्छा प्रभाव डालता हूँ, तो थोड़ा अच्छा प्रभाव तुम भी मुझ पर डालो। मेरे एकेडमिक कोर्स में हार्डवर्क करने पर मेरी मदद करो। जल्दी उठो, हम दोनों को अपने सपने भी तो पूरी करने हैं। बेचारे सुयू को आधी नींद से उठाकर ही वो भी अपने साथ ले जाता है। क्लास में एक बार फिर झांग्याओं की नजरें वूबी और सुयू पर ही थी। वूबी को सुयू से कुछ क्वेश्चंस पूछने थे, पर माओचंग उसे नहीं पूछने दे रहा था। झांग्याओ इमेजिन करने लगती है कि वो भी सुयू के नज़दीक जाता है और उसके लिप्स पर अपने हाथ फहराने लगता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो भी बस वहीं सुयू के पास बैठ गया था। वो माओचोंग से कहता है तुम उसके डेस्क मेट हो, तुम तो कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो अभी मुझे उससे क्वेश्चन करने दो। शाओसन आखिरकार काफ़ी सारे गिफ्ट्स लेकर दुओ से मिलने के लिए आ जाती है। वो उससे कहती है दुओ, क्या तुम्हें मैं याद हूँ। दुओ कहती है क्या आज आप फिर से सुयू ब्रदर से मिलने के लिए आई हैं। शाओसन कहती है नहीं, आज मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट्स लेकर आई हूँ। ये बारबी डॉल्स तुम्हें पसंद है ना। दुओ कहती है आप मुझे ये सब कुछ क्यों देना चाहती हैं। शाओसन कहती है क्योंकि मैं तुम्हारे सुयू ब्रदर की माँ हूँ ना। जब मैं उनके साथ अच्छे से पेश आती हूँ तो तुम्हारे साथ भी अच्छे से पेश आऊंगी। दुओ कहती है नॉनसेंस, आपने उस दिन मेरी मॉम को डांटा था।
तो शाओसन कहती है, उस दिन मैं सिचुएशन को ठीक से नहीं समझ पाई थी, मैं तुमसे उस दिन के लिए माफ़ी मांगती हूँ। दुओ कहती है, ठीक है फिर मैं आपके लिए पोइम लिखती हूँ। वो अपनी पोइम के ज़रिए शाओसन को क्लियरली ये दिखा देती है कि उसे उसके बड़े बड़े से गिफ्ट्स नहीं चाहिए। शाओसन उस वक्त तो उसकी पोइम को नेग्लेक्ट कर देती है और उससे कहती है, क्यों ना हम साथ में खेलें। तो दुओ कहती है, आप मेरी पोइम को भी नहीं समझ पा रही हैं तो आप मेरी क्या दोस्त बनेंगी। और दुओ वहाँ से चली जाती है। शाओसन अपनी कार में वापस बैठकर सोचने लगती है, ये लिटिल गर्ल पोइम भी लिखती है। उसकी पोइम को अच्छे से सोचने के बाद तब उसे याद आता है कि उसके कहने का क्या मतलब था। शाओसन सोचने लगती है, ये छोटी सी लड़की बहुत चालाक है, फिर इसकी माँ तो और भी ज़्यादा चालाक होगी। रात के वक्त सुयू जब उसे स्टोरी सुनाने के लिए आता है तो दुओ कहती है, ब्रदर आज आपको मेरे लिए स्टोरी सुनाने की ज़रूरत नहीं है। वो भी ब्रदर मेरे लिए डिक्शनरी लेकर आए हैं जिसकी मदद से मैं खुद स्टोरी पढ़ पाऊंगी। सुयू कहता है, वो भी तो बहुत होशियार है, उसे पता है कि तुम्हें क्या गिफ्ट देना चाहिए। दुओ कहती है, और नहीं तो क्या, ना कि आपकी माँ की तरह वो मेरे लिए बारबी डॉल्स लेकर आई थी और मुझे देने की कोशिश कर रही थी। सुयू कहता है, तुम किसकी बात कर रही हो दुओ। तो दुओ कहती है, वही लेडी जो उस दिन हमारे घर आई थी। उन्होंने कहा कि वो मेरी दोस्त बनना चाहती हैं, पर मैंने साफ मना कर दिया। अगर उन्हें हमारा दोस्त बनना ही था तो उन्हें पहले आपको डांटना नहीं चाहिए था और आपको छोड़ना भी नहीं चाहिए था। मैंने सही किया ना ब्रदर। सुयू उसके सिर पर हाथ फेराने लगता है। वो भी अकेला बैठा उसी स्टैचू को देख रहा था जो उसकी माँ ने बनाया था। तभी सुयू उसके पास आकर कहता है, लाओ बताओ तुम्हें कौन सा क्वेश्चन पूछना है। वो भी कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मुझे क्वेश्चंस पूछने हैं। सुयू कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता तुमने क्यों दुओ को डिक्शनरी दी है, सिर्फ इसलिए ही ना कि मैं तुम्हें अकेले बैठकर पढ़ा सकूं। ऐसा कहकर वो वूबी की पढ़ने में मदद करता है। सुयू की माँ ने अपनी बहन की मदद से सुयू के ही घर के पास एक बड़ा सा घर देख लिया था। वो अपनी बहन से पूछती है, ये घर मेरे बेटे के घर से कितना दूर है। तो उसकी बहन कहती है, यहाँ से केवल 10 मिनट की दूरी पर ही है। शाओसन कहती है, अच्छी बात है, स्कूल जाते वक्त वो यहाँ से होकर गुजरेगा। ये घर कन्वीनियंट है, मैं इसे खरीद रही हूँ। तभी उसकी बहन कहती है कि इस बारे में तुम्हें मिस्टर वू से बात नहीं करनी चाहिए। शाओसन कहती है, वो ऑलरेडी कंपनी अफेयर्स में काफ़ी बिजी हैं, ये डिसीजन मैं अपने ऊपर ही छोड़ लेती हूँ। घर खरीदने के बाद वो सुयू को उस घर में खींचते हुए लेकर आती है उसे अपना नया घर दिखाने के लिए, पर सुयू बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहा था। वो सुयू से कहती है, सुयू आज से ये तुम्हारा नया घर होगा, तुम और वो भी मेरे पास उस बड़े से घर में नहीं आ सकते, पर कम से कम इस घर में तो रह सकते हो ना। मैं यहाँ टाइम टू टाइम तुम दोनों से मिलने के लिए आया करूँगी, तुम्हारे लिए खाना बनाया करूँगी। तभी सुयू कहता है, आप हमारी फैमिली अफेयर्स में इंटरफेयर करना बंद क्यों नहीं कर देती। शाओसन कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम्हारे फैमिली अफेयर्स, तुम मेरे बायोलॉजिकल बेटे हो, वो भी मेरा बेटा है, तुम दोनों के बारे में सोचना मेरा हक है। मैं उस घर में बहुत अकेला फील करती हूँ, मैं तुम दोनों को रोज़ देखना चाहती हूँ। सुयू कहता है, आप जानबूझ के ये सब कर रही हैं ना, ताकि आपका करंट हस्बैंड खुश हो सके कि आप वो भी के लिए इतना कुछ कर रही हैं। शाओसन कहती है, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ स्टडी रूम भी बनवाया है, तुम आराम से यहाँ पढ़ सकोगे। तुम्हें नॉवेल्स पढ़ना पसंद है ना, मैंने ऑलमोस्ट सारे मोस्ट पॉपुलर नॉवेल्स यहाँ रखवा दिए हैं, और अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हारे डैड से जाकर बात करूँगी, वो तो इस घर के लिए तैयार हो ही जाएंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि ये जगह तुम्हारे लिए ज़्यादा बेस्ट है, वो अपने आप तुम्हें यहाँ भेज देंगे। सुयू कहता है, प्लीज़ आप मेरे डैड को परेशान मत करिएगा। मैंने उस बात के लिए आपसे कुछ नहीं कहा जब आपने सीक्रेटली दुओ से बात करने की कोशिश की, पर अगर आप इसी तरह हमारे पीछे पड़ती रहीं तो मैं वूबी को उस स्टैचू के बारे में सच बता दूंगा। ऐसा कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। शाओसन बाहर रोती हुई आती है तो उसकी बहन कहती है, क्या मैं इस घर को कैंसिल करवा दूँ। तो शाओसन कहती है, नहीं, फ़िलहाल के लिए मैं इसे खरीद रही हूँ। वूबी और सुयू जब स्कूल आ रहे थे, सुयू वूबी से कहता है, मेरे पास जितने भी नॉवेल्स थे मैं सारे के सारे पढ़ चुका हूँ। वो भी कहता है, तुम हो ही इतने बड़े किताबी कीड़े, 2-2 बुक्स एक ही रात में पढ़ डालते हो। झांग याओ उन दोनों की बात सुन रही थी और वो खुद से कहती है, वूबी को कैसे पता कि सुयू एक रात में 2-2 नॉवेल्स पढ़ लेता है, ये दोनों सच में कितने स्वीट हैं। पर मुझे जल्दी से अपना नॉवेल टीचर के रूम से वापस लाना होगा, अगर उन्होंने पढ़ लिया तो वो ज़रूर मेरे पेरेंट्स को यहाँ बुला लेंगे। वो चुपके से टीचर के ऑफिस में जाने का सोचती है, तभी पीछे से वो भी वहाँ आ जाता है। वो भी उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। चाहो या मुझसे कहती है, मुझे टीचर ने ऑफिस में बुलाया था। वो भी उसे अंदर जाने के लिए कहता है, पर झांग याओ अंदर नहीं जाती और वहाँ से चली जाती है।
वो भी जब खुद ऑफिस आता है तो उसे झांगियाओ का लिखा हुआ वो नोवेल मिल जाता है, जिसे वो अपने साथ ले आता है ये सोचकर कि सूर्य को एक नई बुक मिल जाएगी पढ़ने के लिए। वो नहीं देखता कि उस नोवेल में अंदर क्या था। रात के वक्त सूर्य मौचोंग से चैटिंग कर रहा था। वो भी कहता है, तुम दोनों स्कूल में साथ में रहते हो, इतनी बातें करते हो, रात को आकर चैटिंग करना भी ज़रूरी है क्या? तो सूर्य कहता है, फेस टू फेस बात करने में और चैटिंग करने में बहुत डिफरेंस होता है। वो भी उससे कहता है, चैटिंग करना बंद करो और मेरे लिए एक बुक रीड करो। वो उस नोवेल को ढूंढने की कोशिश करता है जो वो स्कूल से लेकर आया था, पर वो नोवेल उसे नहीं मिल रहा था। उसकी जगह उसे एक रेसिपी बुक मिल जाती है, जिसे वो सूर्य को देते हुए कहता है, ये लो, मेरे लिए नई नई रेसिपीज बनाना सीखो। दूसरी तरफ वो बुक दुओ के हाथ लग गई थी, जिसे देखकर दुओ सोचने लगती है कि किस तरीके का नोवेल है। अगले दिन क्लास में होने वाले स्पोर्ट्स डे के लिए सारे स्टूडेंट्स साइन अप करा रहे थे। सूर्य वो भी से पूछने के लिए आता है, क्या सारी जगह भर चुकी हैं? वो भी कहता है, नहीं, अभी भी कुछ लोगों की ज़रूरत है। सूर्य उसके पास आकर कहता है, ये 2 जगह मेरे नाम पर भर दो। तो वो भी कहता है, नहीं, ये दोनों कंपटीशन सेम डे पर है, एक मॉर्निंग में है और एक आफ्टरनून में, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सूर्य कहता है, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा, तुम भर दो मेरा नाम। वो भी कहता है, मैं तुम्हारा नाम दूसरे स्पोर्ट्स में डाल रहा हूँ, शायद तुम 400 मीटर की रेस कर लोगे। अगले दिन कोच वो भी से पूछते हैं, कौन सी इवेंट्स हैं जो अभी तक फिल नहीं हुई हैं? तो वो भी कहता है, केवल 2 रह गई हैं, एक भाला फेंकने वाली और एक 400 मीटर की दौड़। कोच कहता है, जल्दी से उन्हें भी फिल कर दो। सूर्य वो भी के पास आकर पूछता है, क्या अभी भी लोगों की जगह बच रही है? वो भी कहता है, हाँ, 400 मीटर की दौड़ और जेवलिन में वैकेंसीज हैं और इन दोनों में ही लंबे स्टूडेंट्स चाहिए। सूर्य कहता है, पर सारे टॉल स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं, सिवाय एक को छोड़कर। वो भी कहता है, हाँ, माओ चोंग, मैं उसका नाम यहाँ डाल देता हूँ। वही माओ चोंग हान बोक्यांग पर हंस रहा था, क्योंकि हान बोक्यांग के कोच ने उसका 5000 मीटर वाली रेस में नाम लिखवा दिया था, वो भी बिना उसकी परमिशन के। हान बोक्यांग कहता है, तुम ज़्यादा मेरा मजाक मत बनाओ। माओ चोंग कहता है, बिग ब्रदर, केवल 5000 मीटर की ही तो दौड़ है, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? बोक्यांग कहता है, 5000 मीटर मैं इतना चल तो सकता नहीं हूँ, इतना दौड़कर कैसे दिखाऊंगा? माओचोंग फिर उसका मजाक बनाते हुए कहता है, 5000 मीटर ही तो है, मुझे पता है तुम कर लोगे। चलो क्लासरूम में वापस चलते हैं। माओचोंग जब क्लास में वापस आता है तो उसे पता चलता है कि वो भी ने भी 2 इवेंट्स में बिना उसकी परमिशन के उसका नाम लिखवा दिया है। माओचोंग उससे कहता है, सॉरी, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, क्या तुम प्लीज़ मेरा नाम हटा सकते हो? तो वो भी कहता है, मैं सारे नाम ऑलरेडी डायरेक्टर ऑफिस में दे चुका हूँ। माओचोंग कहता है, वो भी, मैंने आज तक कभी भाले को देखा तक नहीं है, उसे टच तक नहीं किया, उसे फेंक कैसे पाऊंगा? क्या तुम मेरी जगह किसी और को रिप्लेस नहीं कर सकते? वो भी कहता है, सबको पता है कि तुम कैसे हो, कोई भी तैयार नहीं होगा तुमसे रिप्लेस होने के लिए, अब कुछ नहीं हो सकता। माओचोंग सीधा सुयू के पास आकर कहता है, सुयू, प्लीज वूबी को मनाने में मेरी मदद करो ना। सुयू कहता है, माओचोंग, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम कर लोगे। बेचारा माओचोंग अब बुरी तरह फंस चुका था। अगले दिन सब लोग प्रैक्टिस के लिए आते हैं। हान बोक्यांग भी वहाँ आया हुआ था। उसे पता चलता है कि सुयू ने भी 5 किलोमीटर्स की रेस में पार्टिसिपेट किया है। वो भी उससे कहता है, तुम जल्दी से दौड़ना शुरू करो, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए, आज तुम्हें 5 किलोमीटर्स प्रैक्टिस करना ही है। सुयू के साथ साथ वो भी दौड़ना शुरू कर देता है। हान बोक्यांग भी प्रैक्टिस कर रहा था, पर वो बहुत पीछे रह रहा था। वो बेचारा बीच में ही थक कर बैठ जाता है, पर सुयू ने अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली थी। वो भी उसके लिए बहुत खुश होता है। वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। प्लीज़ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना वीडियो BL ड्रामा लवर्स के साथ। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।